नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में बताऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम की आलोचना की, परंतु कुछ उदारवादी इस एक्ट के आधार पर भी सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हो गए। वे कांग्रेस से अलग हो गए और इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। इस दल ने चुनाव लड़ा और अनेक प्रांतों में इसे बड़ी संख्या में जगह मिली। इसके पश्चात भारत में घटनाक्रम तेजी से घूमने लगा। कांग्रेस का ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह बढ़ता जा रहा था। इसी बीच 1927 में सरकार ने 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जिसका भारतीयों ने बहिष्कार किया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता की मांग की। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। सरकार ने भी अपनी तरफ से लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें भावी संवैधानिक सुधारों की चर्चा हुई। इस आधार पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया और 1934 में भारत सचिव सर सैमुअल होरे ने ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पेश किया, जो पारित होकर अंततः 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना। अब हम बात करेंगे इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम ने भारत को एक संघीय राज्य के रूप में परिवर्तित करने की व्यवस्था की। इस संघ में भारतीय ब्रिटिश शासित प्रांतों के अतिरिक्त देशी राज्यों को शामिल करने की योजना बनाई गई। देशी रियासतों के लिए संघ में सम्मिलित होना जहां ऐच्छिक रखा गया, वहीं ब्रिटिश शासित प्रांतों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। अधिनियम की यह व्यवस्था अनेक कारणों से क्रियान्वित नहीं की जा सकी। इस अधिनियम के द्वारा गृह सरकार की व्यवस्था में भी परिवर्तन कर दिया गया। अधिनियम ने गृह शासन में कुछ परिवर्तन किए। इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह भारत सचिव को परामर्श देने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया। भारत मंत्री को ब्रिटिश सरकार का सलाहकार माना गया। भारत सरकार पर नियंत्रण कायम करने के लिए उसे वायसराय एवं गवर्नरों को आदेश जारी करने, भारतीय लोक सेवा के कर्मचारियों की नियुक्ति करने और उनके वेतन भत्ते आदि की शर्त निश्चित करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय सरकार के ढांचे में परिवर्तन किया गया। केंद्रीय कार्यकारिणी एवं व्यवस्थापिका में आमूलचूल परिवर्तन किए गए। अब प्रांतों की जगह केंद्र में द्विशासन व्यवस्था लागू कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। संघीय विषयों को सुरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में विभक्त कर दिया गया। प्रथम श्रेणी में सुरक्षा, विदेशी मामले, सेना, धार्मिक मामले तथा जनहित क्षेत्र रखे गए। इन विभागों की देखभाल वायसराय अपनी कार्यकारिणी काउंसिल की सहायता से करने वाला था। इस काउंसिल में 3 सदस्य रखे गए, जिनको वायसराय स्वयं मनोनीत कर सकता था। ये पार्षद सिर्फ वायसराय के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तांतरित विषयों की सूची में अन्य संघीय विषय रखे गए। इन विभागों के संचालन की जिम्मेदारी मंत्रियों के जिम्मे सौंपी गई। मंत्रियों की अधिकतम सीमा 10 निश्चित कर दी गई, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए जाने थे। यद्यपि इनकी नियुक्ति बहुमत प्राप्त दल से वायसराय करता था, परंतु अपने कार्यों के लिए वे केंद्रीय व्यवस्थापिका के उत्तरदायी थे। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय अथवा गवर्नर जनरल की स्थिति में भी परिवर्तन कर दिया गया। गवर्नर जनरल की शक्ति एवं स्थिति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। इसकी नियुक्ति इंग्लैंड का राजमुकुट अपने प्रधानमंत्री की सलाह से करता था। वह भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। वर्तमान अधिनियम के द्वारा उसे विस्तृत अधिकार और शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। संवैधानिक रूप से यद्यपि वह मंत्रिमंडल के परामर्श से काम करता था, परंतु वह मंत्रियों की सलाह मानने को बाध्य नहीं था। आरक्षित विषयों का प्रशासन अपने काउंसिलरों की सहायता से वायसराय अपनी इच्छानुसार कर सकता था। हस्तांतरित विषयों को भी वह उचित समझने पर मंत्रियों की सलाह के बगैर ही निपटा सकता था। इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार प्राप्त था कि वह तय करे कि संघ, प्रांत और संयुक्त सूची में कौन से विषय रखे जाएंगे। मंत्री परिषद के नियुक्त करने, उसे भंग करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी उसे दे दिया गया। संघीय सभा को बुलाने, उसे भंग करने अथवा स्थगित करने का अधिकार भी उसके पास था। वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुला सकता था। विधायिका में कुछ विषयों से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व वायसराय की अनुमति आवश्यकता थी।
वह सदन को किसी विषय पर बहस करने से रोक सकता था, उसके द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था, सम्राट की स्वीकृति के लिए रोक सकता था या अस्वीकृत कर सकता था। बजट का 80% भाग पर भी उसका नियंत्रण था तथा प्रांतीय गवर्नर को आदेश भी दे सकता था। वह प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता था। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अत्यंत विस्तृत अधिकार प्रदान कर दिए गए। नई व्यवस्था के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका का स्वरूप दो सदन का रखा गया, संघीय सभा और राज्य परिषद। संघीय सभा के सदस्यों की कुल संख्या 375 निश्चित कर दी गई। इसमें से 250 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान परिषद द्वारा सांप्रदायिक आधार पर किया जाना था और मुसलमानों को विशेष प्रावधान दिया गया था। संघीय सभा के शेष 125 सदस्यों का मनोनयन बड़े व छोटे देशी रियासतों के द्वारा होता था। संघीय सभा की कार्य अवधि 5 वर्ष रखी गई। वायसराय इसकी अवधि घटा अथवा बढ़ा सकता था। सभा का कार्रवाई के संपादन के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई। संघीय सभा लोअर हाउस थी। राज्य परिषद केंद्रीय व्यवस्थापिका का उच्च सदन राज्य परिषद था। इसकी सदस्य संख्या 260 थी। यह एक स्थायी सदस्य था। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाने थे। इसके कुल सदस्य संख्या का 150 प्रांतीय प्रतिनिधि के आधार पर निर्वाचित होने थे। वहीं 104 देशी शासकों के प्रतिनिधि थे और 6 वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाने थे। संघीय विधानमंडल को विधायक संबंधी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार मिले थे। वह संघीय विषयों पर कानून बना सकती थी। विशेष परिस्थितियों में वह समरवर्ती सूची और प्रांतीय सूची में उल्लिखित विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था, परंतु वास्तविक अर्थों में उसकी शक्ति अत्यंत ही सीमित थी और अधिकांश अधिकार वायसराय के पास थे। हम बात करेंगे प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। केंद्र के समानी 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और प्रांतीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि अब प्रांतों में प्रचलित द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई एवं प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना कर दी गई। नई व्यवस्था के अनुसार प्रांतीय प्रशासन का सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान गवर्नर को बनाया गया। वह मंत्रियों की सहायता से शासन करने लगा। विधानसभा के बहुमत दल के नेता को वह मुख्यमंत्री नियुक्त करता तथा उसकी सलाह पर मंत्रिमंडल का गठन करता। मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का अधिकार भी उसे प्राप्त था। रक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का भेदभाव अब समाप्त कर दिया गया। यद्यपि अधिनियम के द्वारा सिद्धांततः मंत्रियों को प्रशासन चलाना था, परंतु व्यवहार रूप से गवर्नर को वायसराय के समान ही असीमित शक्तियां प्रदान कर दी गई। प्रांतीय प्रशासन की वास्तविक देखभाल गवर्नर ही करता था। वह सम्राट द्वारा नियुक्त होता था और उसके वेतन भत्ते आदि सुरक्षित थे। मंत्रिमंडल का गठन करना, उसकी नियुक्ति करना, उसकी बर्खास्ती करने का अधिकार भी उसे दे दिया गया। इस तरह गवर्नर को व्यापक अधिकार दिए गए थे। शासन का वास्तविक प्रधान वही बन गया था। इस स्थिति की आलोचना करते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ठीक ही लिखा था कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता में वास्तव में जनता और मंत्रियों से कहीं अधिक स्वायत्तता गवर्नर को प्रदान कर दी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएं भी की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्राथमिक व्याख्या एवं पुनर्विचार के लिए एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन यह अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके फैसले के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा संशोधन की व्यवस्था को अपनाया गया था। यह संशोधन ब्रिटेन की संसद के द्वारा ही हो सकता था। संसद परिषदीय आज्ञा द्वारा इस विषय संशोधन किया जा सकता था। भारतीय विधानमंडल भी संसद के पास संशोधन का सुझाव या प्रस्ताव भेज सकती थी, परंतु अंतिम अधिकार ब्रिटेन की संसद के हाथों में था। इसके साथ ही यह व्यवस्था भी कर दी गई कि 10 वर्ष के पश्चात संघीय या प्रांतीय विधानसभाएं प्रस्ताव द्वारा वायसराय या गवर्नर को संशोधन के लिए सुझाव दे सकती हैं। इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था भी कर दी गई कि उन विषयों को जो भारतीय राज्य से सम्मिलित पत्र द्वारा संघ को सौंपे दे, इसके अतिरिक्त रियासतों को सम्राट के प्रति अन्य सारे उत्तरदायित्व का पूर्व पालन करना होगा। इस अधिनियम की संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो सकी, परंतु 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। यद्यपि कांग्रेस और लीग ने अधिनियम की आलोचना की, फिर भी दोनों ने चुनाव में भाग लिया। कुछ प्रांतों में कांग्रेस की तो कहीं मुस्लिम लीग की और कहीं पर संयुक्त मंत्रिमंडल बने। इस अधिनियम के द्वारा स्थापित व्यवस्था स्वतंत्रता के पूर्व तक चलती रही। इस अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। गृह सरकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए
और इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब हम बात करेंगे 1935 के अधिनियम की क्या कमियां थी या क्या इसकी खूबियां थी। 1935 का अधिनियम न तो कांग्रेस को संतुष्ट कर सका और न ही मुस्लिम लीग को। कांग्रेस ने इसे पूर्णतः निराशाजनक बताया, कुछ अन्य ने इसे अपर्याप्त बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की तुलना वैसी मोटर से की जिसका ब्रेक तो था लेकिन इंजन नहीं था। उन्होंने इसे अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी बताया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मौलिक रूप से खराब और पूर्णतः अस्वीकरणीय बताया। बंगाल के मंत्री फजल उल हक के शब्दों में, न तो हिंदू राज है न मुस्लिम राज है। स्वयं एटली ने स्वीकार किया कि यह अधिनियम अविश्वास पर आधारित था। यद्यपि केंद्रीय कार्यकारिणी और विधायिका में परिवर्तन किए गए, प्रांतों को स्वतः प्रदान की गई, परंतु ये केवल दिखावे के लिए थी, व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं था। व्यवहार में वायसराय और गवर्नरों को असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडल क्रमशः वायसराय और गवर्नर के प्रति आश्रित थे। कानून बनाने या वित्तीय मामलों में इन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था। इस एक्ट की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए प्रोफेसर बिपिन चंद्र ने लिखा है कि एक्ट राष्ट्रवादी कानून को पूर्ण नहीं कर सका क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में बने रहे। इसका मकसद पहले की तरह ही विदेशी शासन को बनाए रखना था। केवल थोड़े सी जनता द्वारा चुने गए मंत्रियों को भारत के ब्रिटिश प्रशासन के ढांचे में शामिल करना था। अधिनियम से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने चुनावों में भाग लिया क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार को अपना जनसमर्थन दिखाना चाहती थी। इसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। 1937 में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाए गए। बाद में 2 और प्रांतों में उन्होंने संयुक्त मंत्रिमंडल बनाए। सिर्फ पंजाब और बंगाल में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। इसके बावजूद कांग्रेस प्रशासन के मूल चरित्र में परिवर्तन नहीं ला सकी क्योंकि स्वयं कांग्रेस के चरित्र और अधिनियम के प्रावधानों ने ऐसा करने नहीं दिया। फिर भी 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत को एक देश और यहाँ के लोगों के राष्ट्र मानने के सिद्धांत की संयोगवश पुष्टि हो गई। लेकिन सबसे अधिक लाभ मनोवैज्ञानिक था। जनता का एहसास बदल गया था। प्रशासन के पदों पर जेल के परिचित व्यक्तियों को देखना जीत के समान था। हवा में आशावादिता और आत्मविश्वास की महक थी। यही वह बिंदु था जब स्वतंत्रता के प्राथमिक संदेशों का जनता ने अनुभव किया था। धन्यवाद।